Hey guys, welcome back to my YouTube channel Study and Shine with Sachin, your best platform for knowledge. Hey guys, तो आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की। हमारा नया टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होते क्या हैं? तो आप सब जानते होंगे अर्थमेटिक जो वर्ड है उसका मीन दैट इज नंबर्स। Arithmetic means numbers and progression means to expand. अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का मतलब क्या हो जाएगा? टू एक्सपेंड इन नंबर्स। अगर हम बात करें नंबर्स में कोई चीज़ एक्सपेंड कैसे करती है, ऑब्वियस सी बात है नंबर्स में कोई चीज़ एक्सपेंड कर सकती है by the help of multiplication और एडिशन। हमें बात करनी है एडिशन की। जब एक पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर हम एक फिक्स्ड वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो वो एक प्रोग्रेशन कहलाता है कि आप हर वैल्यू, मान लो ये कोई फर्स्ट वैल्यू है, उसके बाद ये सेकंड वैल्यू है, उसके बाद ये थर्ड वैल्यू है, मीन्स आप अपने टर्म्स में इंक्रीज कर रहे हो। हमारी नंबर ऑफ टर्म्स अगर इंक्रीज करती हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, मीन्स अगर मैं लिस्ट बना लूँ कुछ नंबर्स की और उनको स्टार्टिंग करूँ फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इस तरीके से अगर मैं चलता जाऊँ तो मेरे पास असल में टर्म्स का एक्सपेंशन हो रहा है, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स जो है मेरी इंक्रीज कर रही हैं। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स के साथ साथ अगर मैं इनकी वैल्यू रख दूं, ये तो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, अगर मैं इसके साथ साथ रख दूं देयर वैल्यूज़, अगर मैं वैल्यूज़ को रख दूं तो मैं कहूं कि भाई फर्स्ट मेरे पास वैल्यू थी 5, उसके बाद मेरे पास वो हो गई 6, फिर मेरे पास 7, 8, तो आप कहोगे कि आगे की वैल्यूज़ हम अपने आप रख सकते हैं। टू बी अंडरस्टूड है कि अगली वैल्यू 9 आएगी, 10 आएगी, फिर 11, इस तरीके से सीक्वेंस चलता जाएगा। तो असल में हम प्रोग्रेशन से समझ क्या रहे हैं? असल में इस प्रोग्रेशन का मतलब है लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ दैट आर एक्सपेंडिंग। ठीक है, मीन्स हमारे पास जो प्रोग्रेशन है जो वो है क्या, एक तरीके से अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ दैट आर एक्सपेंडिंग, एक तरीके से एक्सपेंड कर रही हैं। अब कोई चीज़ एक्सपेंड कैसे करती है या बढ़ती कैसे है? तो अगर हम बात करें ज़ीरो, अगर मैं रेफरेंस ले लेता हूँ ज़ीरो, तो ज़ीरो के पॉजिटिव साइड में भी चीज़ें बढ़ती हैं और नेगेटिव साइड में भी चीज़ें बढ़ती हैं। हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ ज़ीरो से पॉजिटिव तरफ भी बढ़ सकती है और नेगेटिव की तरफ भी बढ़ सकती है। सेम उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि कोई मेरे पास -4 वैल्यू थी, फिर वो -5 हो गई, फिर वो -6 हो गई, फिर वो -7 हो गई, तो अगला नंबर मेरे को अच्छे से पता है वो क्या आएगा, -8, -9, -10, इस तरीके से प्रोग्रेशन रहेगा। अब ये जो प्रोग्रेशन है ये नेगेटिव साइड में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, जबकि हमारे पास इसमें हमने देखा था कि जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोग्रेशन है इसका मतलब क्या है? केवल पॉजिटिव साइड में एक्सपेंड नहीं करना क्योंकि वैल्यूज़ जो है नेगेटिव साइड में भी एक्सपेंड हो सकती हैं। अब कैसे समझें कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो मेरा दे रखा है, जो लिस्ट है, वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? ठीक है, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता कैसे है। तो अगर हम बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। एक एग्जांपल जैसे मान लो मैं मंदिर जाता हूँ। ठीक है, अब मंदिर में हर हफ्ते शनिवार को या फिर मंगलवार को मैं 100 रुपये की डोनेशन करके आता हूँ। कितना रुपया? 100 रुपये की डोनेशन करके आता हूँ। तो जब भी मैंने स्टार्ट किया होगी ऑब्वियसली पहले मैंने कितना कितना पैसा जमा कर दिया होगा, 100 रुपीज़ डोनेट कर दिए होंगे। लेकिन उसके बाद मैं करता क्या हूँ कि हर हफ्ते, स्टार्टिंग मेरी डोनेशन कितनी थी, 100 रुपीज़, लेकिन उसके बाद एवरी सक्सेडिंग वीक
मैंने क्या किया, जो मेरी अमाउंट थी उसको इंक्रीज कर दिया, किससे, बाय मान लो 20 रुपीज़। कितने रुपीज़ से, 20 रुपीज़ से इंक्रीज़ कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट अगर वीक की बात की जाए मतलब स्टार्टिंग में, तो उसके पास कितने रुपए थे, कितने डोनेट किए, 100 रुपीज़। अगले हफ्ते में 100 प्लस में 20, उससे अगले हफ्ते में 100 प्लस में 20 प्लस में 20, उसके बाद में 100 प्लस में 20 प्लस में 20 प्लस में 20, या फिर एक जनरल फॉर्म रख दूँ तो 100 120 120 प्लस में 20 और 140 प्लस में 20। ठीक है। तो असल में हो क्या रहा है, आप देखोगे कि जो भी वैल्यू मैं रख रहा हूँ इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये है क्या, अपने प्रीवियस वाले से +20, और ये असल में क्या है, अपने प्रीवियस वाले से +20, और ये वाली क्या है, अपने प्रीवियस वाले से +20। मतलब हर बार जो मेरी सक्सीडिंग वैल्यू आ रही है इस सीक्वेंस के अंदर वो 20 रुपीज़ से इंक्रीज कर रही है। ठीक है। इसका मतलब एक तो मेरे पास क्या है, एक एपी, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बनाने के लिए कि मैं उसे एपी बोलूँ, उसके लिए मेरे पास ज़रूरी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, जो मेरी स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, एक सीक्वेंस की स्टार्टिंग वैल्यू हो, और उसके बाद में एडिंग, जो मेरे पास एक डिफरेंस है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हर सीक्वेंस में, हर बढ़ती सक्सीडिंग टर्म में मेरे पास एक वैल्यू है जो फिक्स वैल्यू है। क्या है, फिक्स एडेड वैल्यू। ठीक है, मीन्स मेरे पास एक करंट स्टार्टिंग वैल्यू होगी, उसके बाद में मैं उसमें एक फिक्स एडेड वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ। हर बार, हर सक्सीडिंग टर्म में मैं एक फिक्स वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर मैं फिक्स वैल्यू को एक पर्टिकुलर, मान लो एक वेरिएबल से डिनोट करता हूँ कि वो ए है। ठीक है, और जो मेरे पास एक फिक्स एडेड वैल्यू है वो मैं मान लेता हूँ उसको डी से डिनोट कर दिया। तो एक मेरे पास जो सीक्वेंस बन जाएगा, जिसको मैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे सकता हूँ, वो क्या हो जाएगा कि फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। उसके बाद अगली टर्म क्या हो जाएगी, ए में वो फिक्स वैल्यू ऐड कर देगा। उसके बाद थर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, ए में जो इसमें थी उसमें फिर से वो फिक्स वैल्यू ऐड कर दी। उसके बाद में इस तरीके से चलेगा मेरा सीक्वेंस। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्म में लिख सकता हूँ कि ए प्लस टी, ए प्लस में 2D, ए प्लस में 3D। इस तरीके से मेरी कहानी चलती जाएगी। ये सीक्वेंस जो है मेरा इस तरीके से आगे की तरफ चलता जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेरे पास एक सीक्वेंस आया है जिसमें एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, और उसमें मैं हर बार जो मेरा एक एडेड वैल्यू है उसको क्या कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मीन्स हर बार अगर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालूं तो वो कितना आता है, डी आता है। इसके केस में भी डी आएगा, इसके केस में भी डी आएगा। मीन्स हर बार मैं कितना बढ़ रहा हूँ, डी बढ़ रहा हूँ। तो ऐसे सीक्वेंस जिनके अंदर हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर होगी, ठीक है, और उसमें हर नेक्स्ट सक्सीडिंग टर्म जो है वो कैसे निकल के आएगी, एक कॉमन नंबर या फिर एक फिक्स वैल्यू को प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करने पर। इसका मतलब लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट आर डिफरेंट टू ईच अदर बाय अ फिक्स वैल्यू। एक फिक्स वैल्यू से अलग है अपने आप में हर बार। ये और ये, इसके बीच में अंतर किसका है, डी का। इसमें और इसमें अंतर किसका है, डी का। इसमें और इसमें अंतर किसका है, डी का। मीन्स हमारे पास हर सक्सीडिंग टर्म, द सक्सीडिंग टर्म
term is given by adding a fixed वैल्यू। एक फिक्स वैल्यू ऐड करने पर हमें सक्सीडिंग टर्म मिल जाती है। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो फिक्स वैल्यू क्या है, वो है 20। 20 को ऐड करने पर हर बार मेरे पास क्या बन रही है, हर बार मैं प्रीवियस टर्म में 20 ऐड कर रहा हूँ और मेरे पास सक्सीडिंग टर्म बनती जा रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक एपी है क्या, कि मेरे पास एक स्टार्टिंग टर्म होगी, स्टार्टिंग टर्म, और उसके बाद एवरी सक्सीडिंग टर्म। उसमें होगा क्या, स्टार्टिंग टर्म प्लस में फिक्स वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास एक स्टार्टिंग टर्म होगी ए, और उसके बाद सक्सीडिंग टर्म में होगा क्या, स्टार्टिंग टर्म प्लस में, ठीक है, उसके बाद इसी सक्सीडिंग में क्या हो जाएगा, वही फिक्स वैल्यू ऐड कर दी उसके बाद, इस तरीके से। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ये जो एक लिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, उसमें स्टार्टिंग टर्म होगी और सक्सीडिंग टर्म, जिसमें हर बार एक फिक्स वैल्यू को ऐड कर लिया जाता है सक्सीडिंग टर्म निकालने के लिए। प्रीवियस टर्म में सक्सीडिंग वैल्यू निकालने के लिए प्रीवियस टर्म में क्या कर लेंगे, हम एक फिक्स वैल्यू ऐड कर लेंगे। ये जो फिक्स वैल्यू ऐड करी है डी, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे हम, कॉमन डिफरेंस। यही तो है कॉमन डिफरेंस। अगर हम देखें कि इसमें और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं बिगर टर्म्स माइनस लेसर टर्म, है ना। अगर मैं सीक्वेंस में चलता हूं तो एक सक्सीडिंग टर्म और उसके प्रीवियस टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कैसे निकालेंगे, मतलब सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस कर लेंगे। तो अगर इस केस में दिखा जाए तो ए प्लस में डी, ये सेकंड टर्म हो जाएगी, उसमें से अगर मैं माइनस कर लूँ तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस में डी माइनस में ए, दैट इज डी। तो यही है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और ये हर टर्म के लिए वैलिड है। मीन्स अगर आप सेकंड से थर्ड में जाते हो, सेकंड से थर्ड में जाते हो तो थर्ड टर्म माइनस में सेकंड टर्म करोगे तो भी यही डिफरेंस निकल के आएगा। ठीक है, थर्ड से फोर्थ में जाते हो तो उसका डिफरेंस भी यही निकल के आएगा। हर बार ये जो डिफरेंस है ये कॉमन रहने वाला है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, कॉमन डिफरेंस। अब ये जो डिफरेंस है डी, ये हो क्या सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, और ये हो सकता है ज़ीरो। हमारे पास डी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। अब पॉजिटिव होगा तो हमारे पास सक्सीडिंग टर्म क्या निकल के आएगी, उसकी वैल्यू बढ़ के आएगी। नेगेटिव होगा तो हमारे पास जो सक्सीडिंग टर्म होगी वो क्या आएगा, एक कम नंबर आएगा। और अगर ज़ीरो होगी तो हमारे पास प्रीवियस और सक्सीडिंग टर्म दोनों ही एक जैसी होंगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो एक एपी की जनरल फॉर्म है वो क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी की जनरल फॉर्म क्या आ जाएगी, वो यही आ जाएगी कि हमारे पास ए, फिर सेकंड टर्म ए प्लस में डी, थर्ड टर्म ए प्लस में 2d, ए प्लस में 3d, इस तरीके से हमारा सीक्वेंस चलता जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसमें डी क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस, और ए क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग टर्म, स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, हम बात करें अगर फर्स्ट टर्म की। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ एपी, हमारे पास दो तरह की एपी होती हैं, एक तो फाइनाइट एपी और दूसरा इनफाइनाइट एपी। अब ये फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी में फ़र्क क्या है,
तो फाइनाइट एपी वो होंगी फाइनाइट एपी जिसमें लास्ट टर्म इज नोन, जिसमें लास्ट टर्म हमें पता होगी, और इनफाइनाइट जिसमें लास्ट टर्म इज अननोन। ठीक है, जिसमें हमें लास्ट टर्म वैल्यू पता नहीं होती। जैसे अगर मैं तुमसे कह दूं एग्जाम्पल फाइनाइट का क्या हो जाएगा कि जैसे आपका सीक्वेंस शुरू होता है -2, -4, -6, -8, -10, अगर इस तरीके से चला जाए तो तुम्हें अच्छे से पता है ये इवन टर्म्स हैं और अल्टीमेटली जा कर के शायद हो सकता है कोई वैल्यू -56 आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये लास्ट वैल्यू मुझे नोन है, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो एपी है कौन सा हो जाएगा, फाइनाइट। कौन सा हो जाएगा, फाइनाइट एपी। सेम उसी तरीके से अगर मैं तुमसे कहूँ कि +5 25 और फिर आपका हो जाएगा कितना 45 65, इस तरीके से चलता जाए और मैं तुमसे ना बताऊं कि हमारी एपी कहाँ ख़त्म हो रही है, तो हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, अगर हमें लास्ट वैल्यू पता है तो हम उसे कहेंगे फाइनाइट एपी है ये, और अगर हमें लास्ट टर्म नहीं पता। अब अगर हम बात करें वैल्यूज़ ऑफ एपी, हम जानते हैं कि जो एपी है उसमें कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है। सेम उसी तरीके से उसकी जो टर्म्स हैं उसकी वैल्यूज़ भी क्या हो सकती हैं, हमारे पास किसी भी एक पर्टिकुलर पैटर्न की हो सकती हैं। वो सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हों, वो सारी की सारी वैल्यूज़ इंटीजर हों, या हो सकता है वो वैल्यूज़ कैसी हों, डेसिमल हों, या फिर हो सकता है वो वैल्यूज़ हमारे पास फ्रैक्शनल हों। तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं एक एपी की, वो हो सकती है हमारे पास इंटीजर, या वो हो सकती है हमारे पास फ्रैक्शनल, या वो हो सकती है हमारे पास डेसिमल। ठीक है, हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है एपी की टर्म्स की। ठीक है, अब क्या है एपी के अंदर, एपी के दो चीज़ें हैं, एक तो उसकी टर्म्स हैं और उसकी हैं वैल्यूज़। टर्म्स की क्या होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं। अब एपी की टर्म्स का मतलब क्या है, अगर मैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस लेता हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल 3, ठीक है, उसके बाद में 7, ठीक है, उसके बाद में 11, 15, 19, 23, इस तरीके से अगर मैं सीक्वेंस लेके चलता हूँ, तो अगर इसमें बात की जाए तो हमारे पास फर्स्ट टर्म वो क्या है, 3 है। अगर मैं बात करूँ सेकंड टर्म की तो वो क्या हो जाएगी, मेरे पास 7 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ थर्ड टर्म की तो वो क्या हो जाएगी, 11, और अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करूं तो वो हो जाएगा मेरे पास 15। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो 3 है, ये 3 इस सीक्वेंस में कौन से नंबर पर है, वो है हमारी कौन सी भी टर्म। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में पहला नंबर है, इसीलिए टर्म कौन सी है, ये फर्स्ट। लेकिन इस फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, वो है 3। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं कहूँ कि हमारी फर्स्ट टर्म 3 है तो इसका मतलब 3 उस सीक्वेंस में पहला नंबर आता है। ठीक है, और अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा थर्ड टर्म 3 है तो इसका मतलब मेरा नंबर जो सीक्वेंस में है वो भी 3 है और उसकी वैल्यू भी क्या है, 3 है। लेकिन यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म मतलब इस सीक्वेंस का पहला नंबर ही क्या है, 3 है। कौन सी भी संख्या, पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 7, तीसरी संख्या 11, चौथी संख्या 15, अलग अलग वैल्यूज़ है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करें तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। अगर मैं डी निकालना चाहूँ, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, तो वो कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, हाँ है ना।
वो कैसे निकलेगा, 7 माइनस में 3 कितना आ जाएगा, 4। अब ये देखने के लिए कि एक पर्टिकुलर वैल्यू है, एपी है, ये पर्टिकुलर जो सीक्वेंस वो एपी है या नहीं है, एक से तो काम नहीं चलेगा। तो मैं 2-3 वेरीफाई कर लूँगा कि मेरे पास थर्ड टर्म माइनस में सेकंड टर्म, वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो कितना आ जाएगा, थर्ड टर्म 11 है, सेकंड टर्म 7 है, 11 माइनस 7 4। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो मेरा सेम आ रहा है। और अगर हर बार मेरा डिफरेंस सेम आएगा तो इसका मतलब मैं क्या करूँ, एक एपी है मेरे पास। ये जो सीक्वेंस रखा वो क्या है, एपी। इसका मतलब द गिवन सीक्वेंस इज एपी। क्या एक एपी है, बस सिंपल। ठीक है, अब इस एपी को हम दिखाएंगे कैसे। तो हमारे पास एपी शो करने का एक तरीका है कि उसके पास हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरीके से होगी। और फिर होगा हमारे पास लास्ट टर्म। ठीक है, एपी की जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी हमारे पास, ए। सेकंड टर्म A2, सेकंड थर्ड टर्म A3, A4, इस तरीके से चलेगा। और लास्ट टर्म मुझे नहीं पता कौन सा है तो उसको मैं मान लूँगा AN। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो मैंने AN क्यों लिखी, क्योंकि मुझे नहीं पता, nth मान लिया मैंने कि nth भी संख्या क्या है मेरी, AN है। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं बात करूं तो A है क्या, A फर्स्ट क्या हो जाएगी, A। A2 क्या है, A प्लस में D। A3 क्या है, A प्लस में 2D। और A4 क्या है हमारे पास, A प्लस में 3D। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि A1 और A2 में फ़र्क किस चीज़ का है, तो वो सीधी सी बात है D का है। A2 और A3 में डिफरेंस किसका है, तो A प्लस बी डी तो यहाँ तक भी था, एक और D आ गया। इसका मतलब अब की बार भी कितने का डिफरेंस है, D का। इसका मतलब ये एक जनरल सीक्वेंस है AP का। ठीक है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, A4 ऐसे ऐसे करते करते AN तक है। ठीक है, जहाँ AN का मतलब क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है, तो अगर इसमें पूछा जाए कि भाई कॉमन डिफरेंस निकालो तो वो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 दैट इज A प्लस में D माइनस में A, वो आ जाएगा मेरे पास D, है ना। ऐसे ही अगर मैं सभी के निकालूँ तो D निकल के आएगा। इसका मतलब मेरा सीक्वेंस जो है वो क्या है, एक AP है। वो क्या है, एक AP है। ठीक है, अब अगर मुझे इस टर्म के लिए, लास्ट टर्म के लिए बताना हो, जैसे मैंने सभी के लिए देखा है, तो आप देखोगे कि जोन सी भी मेरी टर्म है, जोन सी भी मेरे टर्म है, उतना ही एक D कम है। मतलब अगर मैं तुमसे कहूँ कि A1 A प्लस में 0D है, मतलब कि A1 जो है वो क्या है, A प्लस में 0 इंटू में D। वहीं अगर मैं बात करूँ A2 की तो क्या है, A प्लस में 1 इंटू में D। ठीक है, अगर A3 की बात करें तो वो जाएगा A प्लस में 2 इंटू में D। इसका मतलब जोन सी भी मेरी संख्या है उससे एक कम मेरे पास क्या लग रहा है, D लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं A16 की बात करूं, मान लो 16वीं टर्म होगी तो क्या हो जाएगी, A प्लस में 16 माइनस में 1 इंटू में D, वो कितना हो जाएगा, A प्लस में 15D। ठीक है, अगर मैं A90 पूछूं तो क्या हो जाएगा, A प्लस में 89D। ठीक है, इसी सीक्वेंस के हिसाब से चला जाए तो हमारे पास यही वैल्यू निकल के आएगी कि A90 क्या है, A प्लस में D कितनी बार, 89 बार। हो क्यों रहा है ऐसा, ऐसा इसलिए हो रहा है कि मेरे पास फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस नहीं था, क्योंकि कॉमन डिफरेंस की इंट्रोडक्शन ही कहाँ हुई है, सेकंड टर्म में। तो फर्स्ट टर्म हमेशा मेरे पास क्या रह जाएगी, एक कम रह जाएगी उसमें, मतलब उतना ही D कम रह जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक जनरल जो लास्ट टर्म हो जाएगी, लास्ट टर्म वो मेरे पास होनी क्या चाहिए, अगर n है तो इसका मतलब A प्लस में n माइनस 1 इंटू में D। यही हो जाएगा मेरे पास एक जनरल स्ट्रक्चर, किसके लिए, लास्ट टर्म के लिए।
हमारी लास्ट टर्म हमेशा क्या हो जाएगी, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, और ये मैंने अलग अलग कैलकुलेशन से बताया। ठीक है, कि ए पी की अलग अलग टर्म्स जो है वो A1 A2 A3 A4 AN ऐसे ऐसे करके हैं, जहाँ लास्ट टर्म क्या है, AN है। तो लास्ट टर्म मैं कैसे निकालूंगा, क्योंकि लास्ट मुझे पता नहीं है। तो आपको जो भी संख्या दे रखी हो, जोन सी भी संख्या है, अगर वो सेकंड टर्म है या फिर 19th टर्म है, जो भी है, उसमें से एक माइनस कर दो, उतनी बार तो डी ऐड होगा। ठीक है, और फर्स्ट टर्म हमेशा मेरे पास रहेगी। ठीक है, तो ए एन हो जाएगा ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ए पी क्या है, किस तरीके से एक सीक्वेंस को जनरेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ इट्स टर्म्स एंड इट्स वैल्यूज़। ठीक है, कैसे कैसे हो सकती हैं एक ए पी, उनकी वैल्यूज़ कैसे कैसे रख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या है, ये सब हमें जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एक पर्टिकुलर टर्म को एक ए पी के अंदर कैसे निकाला जाए, ए एन की मदद से निकाला जाएगा, क्योंकि हमारे पास अगर नहीं है एन, ठीक है, अगर मुझे एन की वैल्यू पता है तो उसके अंदर एन माइनस वन इंटू बार तो मेरे पास डी आ जाएगा, और ए की वैल्यू रहेगी हमेशा, उसमें मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास वो टर्म निकल के आ जाएगी। आपके पास ए और डी पता हो और एन पता हो तो। ठीक है, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।